पर राम का जो इंस्पिरेशन है वो उनकी कामयाबी में नहीं है, वो उनके चरित्र में है, उनकी संघर्ष में है, उनकी मर्यादा में है। और मुझे लगता है उसी की ज़रूरत है आज के समाज को। जी जी। लेकिन रोना कहाँ सही है, पाना खोना कहाँ नहीं है। सही बात है। हंसकर सब सहना होता है जी, बेमन भी रहना होता है। भीतर क्यों भरी उदासी है, ये भरी नदी क्यों प्यासी है। हर बार दिशा सुलझाएगा, ये जीवन गंगा काशी है। पांव जख्मी पर चले तुम ये बहुत है, गिर गए थे पर उठे तुम ये बहुत है। तूफान के आगे टिक न पाए भले, लेकिन आखिरी दम तक लड़े तुम ये बहुत है। आप और मैं दोनों इंजीनियर हैं और दोनों ही अपने पेशे में नहीं हैं, ठीक है। और ये बात शायद हम इंजीनियर्स के साथ थोड़ी यूनिक है, हम सब कुछ कर लेते हैं पर ज़्यादातर इंजीनियरों को एक अच्छा इंजीनियर बनने में दिक्कत होती है, समझ। आज जो सुसाइड हो रहे हैं जी, वो इसी का परिणाम बस। कुछ उनको एक ही दिखता है, बस वो उनकी पहुंच से बाहर है। घर के माँ बाप भी घर में इस तरह का माहौल बनाते थे, बेटा तेरे को डॉक्टर ही बनना है। मिलना था जो नहीं मिला, वो जो चलना था नहीं चला, वो माना सपने चूर हो गए, तुम मिटने को मजबूर हो गए। लेकिन इस हार को जीवन भर ढोने से कुछ होता है क्या? सही बात है। अरे नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या? आपने कभी करंट अफेयर्स पे या प्रेम पे नहीं लिखा? मतलब भाभी जी से तो प्रेशर आया होगा थोड़ा बहुत कभी, तो कभी तो उन्होंने कहा कि सारी दुनिया के लिए इतना कुछ लिख रखा है, हमारे लिए कुछ नहीं लिखा। ना, आपने खोजा नहीं ठीक से। ये मेरा दिल है, कोई खैरात नहीं है, मेरी मोहब्बत तुझको कमानी पड़ेगी कि चल घर के सारे काम मेरे, चाय तुझको बनानी पड़ेगी। बहुत बढ़िया लिखा था। पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। जी। और आप तो कोर्स भी कराते हैं उसका, आप ट्रेनिंग देते हैं लोगों को उसकी, तो हम एसेंशियली वो कोर्स बिना फीस दिए चाहेंगे कि आप बताएं। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट इंस्पायरिंगली योर्स के एक और नए एपिसोड में। आज के हमारे गेस्ट हैं कवि संदीप द्विवेदी। हो सकता है आपने उनका नाम ना सुना हो, पर मुझे पूरा भरोसा है कि आपने उनकी कविताएं ज़रूर सुनी होंगी। इस देश के लाखों युवाओं ने ज़रूरत के वक्त में उनकी कविताओं से हौसला लिया है। मैंने खुद उनकी कई कविताओं से प्रेरणा ली है। यूँ तो संदीप जी मोटिवेशनल कविताएं लिखते हैं, पर मेरी नज़र में उनकी कविताओं की जो खूबसूरती है वो इस बात में है कि वो आपको जोश, विवेक और सुकून सब साथ देती हैं। मेरा परिचय संदीप जी से उनकी एक कविता के माध्यम से ही हुआ था। कई साल पहले मैंने उनकी एक कविता यदि राम सा संघर्ष हो, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे, यूट्यूब पर सुनी, और उस कविता ने मुझे बहुत डीपली प्रभावित किया। उसके बाद उनकी अनेकों और कविताओं ने मुझे वक्त वक्त पर प्रभावित किया। आज हमारा सौभाग्य है कि संदीप जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, तो आइए उनसे बातें करते हैं उनके खुद के जीवन पर, संघर्ष पर और प्रेरणाओं पर। तो सर थैंक यू, बहुत आपने वक्त निकाला और बहुत धन्यवाद, आपने अवसर दिया। प्लेजर इज ऑल माइन सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आप ऑल द वे भोपाल से आए इतनी दूर से, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर, आपसे बातें होते काफी वक्त हो गया। जो थकान थी वो आपके सानिध्य में आकर के बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। आपसे बातें होते कुछ वक्त हो गया, ऑलमोस्ट 2 महीने से अपनी बातें। जी बिल्कुल। और 2-3 महीने से, और आते रह गया बार जी, जयपुर आते रह जाना। पर जैसा कहते हैं प्रभु की इच्छा होती है तो चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। और क्या जी। वो एक चौपाई भी है बहुत अच्छी, बताइए। गोस्वामी तुलसीदास जी की, कि जहीं कर जहीं पर सत्य सनेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु। जिसका जिस पर विश्वास है, जिसकी जिस पर आस्था है, उसको वो मिलने में कोई संदेह नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक इच्छा थी, अपनी एक आत्मीयता थी, कि हम सब यूँ इस तरह साथ बैठ गए। और जी तो सर बात करते हैं पैशन की, है ना। वहीं से शुरुआत करते हैं। आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं और दुनिया में लाखों करोड़ों हैं जो करना चाह रहे हैं, अपने संघर्षों के बीच में अपनी जो भी जिम्मेदारी है उनको निभाते हुए कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा ही एक छोटा सा प्रयास ये है, ये पॉडकास्ट है। 38 की उम्र में पॉडकास्ट शुरू किया है मैंने। तो अब अपनी कहानी के बारे में बताइए, मतलब पैशन को फॉलो करना यानी कविता को फॉलो करना। जी। अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी लर्निंग के बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो मैं पैशन की अगर बात करूं, तो पैशन ये है कि भाई मछली पानी में होना। थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, मैंने आपसे कहा भी था। और दूसरा ये कि पैशन कुछ भी हो सकता है। मैं कई बार पैशन को बहुत सीमित क्षेत्र मान लेते हैं। पैशन ऐसा नहीं है। पैशन मतलब जो आपको बाई हार्ट अच्छा लगता है, जी, जो हमें बाई हार्ट मतलब पसंद आता है कि मुझे शायद मैं
ये काम करूंगा, और जिस काम को हम दिल से करते हैं उसमें हम परफेक्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी जी, और भीतर से खुश होकर काम करते हैं जी, ना तो टाइम का पता चलता और ना ही मेहनत समझ में आती है जी, तो पैशन का तो अपने आप में ही कहना चाहिए कि आपको अगर बेहतरीन लाइफ, क्योंकि आप अकर्मण्य नहीं बैठ सकते, हाँ, पर ये आपका सौभाग्य है कि आप वो काम कर रहे हैं जो कि बहुत मुश्किल होता है, वो काम कर रहे हैं जो आपको अच्छा लगता है, जी, वो उससे उसी तरीके का प्रभाव आ रहा है जैसा आपने कल्पना में तय किया हुआ है, जी, तो आपको काम काम नहीं लगता। और भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म की तो बड़ी प्रशंसा की है, बड़ी चर्चा की है। तो इसमें क्या होता है कि हार जीत से अधिक फर्क नहीं पड़ता, हम वो काम कर रहे हैं जो हम करना चाहते हैं, तो ये अलग ही महत्व है जी। पर उसका संघर्ष भी अलग ही है ना, बिकॉज मन अपनी जगह है पर ज़रूरतें अपनी जगह हैं, बिल्कुल ना, और उस चीज़ से एक सफल करियर बना पाना और उसको अपना जीविकोपार्जन का माध्यम बना पाना और खुद को और परिवार को सस्टेन कर पाना, उसके अपने संघर्ष हैं। बिल्कुल। और हर कोई उस दौर से गुजरता है। जी जी। एक स्टेज पे आके आप कह सकते हो कि अब सेटल हो गए और अब ठीक है, पर एक दौर आता है जब वो कॉन्टिन्यूस वो द्वंद्व चलता है दिमाग में ना, कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या मतलब इससे कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जी जी। तो उस संघर्ष का जो दौर आई एम श्योर आपकी ज़िंदगी में भी आया होगा, तो उसके बारे में कुछ बताइए। जाहिर सी बात है कि पिताजी ने पढ़ाया तो उन्होंने कहा कि भाई बीटेक करके इंजीनियर ही बनना है जी। 3 इडियट की तरह मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा जी। तो वो चीज़ तो है ही है। मुझे शौक था। जी। अच्छा, ये शौक मुझे इस तरीके से भी आया शमशेर सर कि मेरे दादाजी संस्कृत विषय के टीचर थे जी। तो वो हमारे घर में जो एक माहौल था वो शिक्षक वाला था, कवियों वाला तो नहीं था जी। लेकिन शिक्षक का था, जहाँ पर बीच बीच में सूक्त वाक्य मिला करते थे सुनने को, मुहावरे मिला करते थे, डांट भी मिला करती थी, तो थोड़ा उसी कॉन्टेक्स्ट में कहीं ना कहीं शैली वही रहती थी। जैसे मेरे दादाजी जब डांटते थे या कुछ चीज़ें ऐसे अगर टोक दिया ज़्यादा तो हमेशा कहते थे कि वृथा हट ठानता है, अभी तू धर्म को क्या जानता है। ओके, ऐसे कहते थे। दरअसल ये रश्मिरथी की लाइन है। रश्मिरथी की लाइन है, एग्जैक्टली। तो ऐसे कहते थे कि अभी तो धर्म, तो उनका कहने का तरीका रहता था। कभी ऐसा हो जाता है कि कभी जीवन में संदेह की स्थिति हो कि कैसे क्या करेंगे, ऐसा होगा, तो उसमें भी अरे कोई परेशान नहीं, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। जी। तो इस तरीके का माहौल था। तो ये कहीं ना कहीं इस विषय से हमारी रुचि पैदा कर दिया। जी बिल्कुल। इस विषय के प्रति हमारा एक लगाव बन गया। अब मैंने पागलपन नहीं किया जी। मैं पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई करने के बाद मुझे जिम्मेदारी का भान था कि मैं घर का बड़ा लड़का हूँ और पीछे भी मेरे भाई बहन हैं, एक सामान्य परिवार से आता हूँ। तो कहीं ना कहीं पिताजी अगर थोड़े दिन तक मैं उनको अगर थोड़ा सा उनको सहूलियत दे दूं अपने हिस्से की, मैं कुछ करने लगूं, सही बात, ताकि वो बाकी दो पे फोकस कर सकें और मैं भी कहीं ना कहीं हाथ बटा सकूं, तो जाहिर सी बात है उस उम्मीद पे आपको आना है और ये बात आपको समझना चाहिए। जी, ज़रूरी है वो। बिल्कुल। हम कई बार सोचते हैं कि पैशन बस हो गया सब कुछ, अरे आपके आसपास भी सबको लेके चलना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, प्रायोरिटी देनी चाहिए, लेकिन संभाल के चलना चाहिए। तो वहाँ पर मेरा ये था कि भाई कहीं ना कहीं जॉब कर लो। मैंने जॉब की और जॉब के साथ में करता रहा। पैशन को मैंने ऐसा नहीं लिया। कई बार क्या होता है, देखिए अगर मैं अपने पैशन की बात करूं, शमशेर सर, तो मेरा पैशन है कि भाई मैं कविताएं लिखता हूं और उसे लोगों तक रखता हूं। आज लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो ठीक है, किसी वजह से अगर नहीं चला तो जी। और उस समय तो ये था कि भाई अगर नहीं चला तो क्या करेंगे, तो अपना जो एकेडमिक है और वो जो चीजें हैं उसको तो हमेशा करना भी चाहिए और कई बार बेमन भी रहना होता है। मैंने कविता है आपकी कि कठिन समय धीरे छटता है, धीरज भी मन से हटता है जी, लेकिन रोना कहाँ सही है, पाना खोना कहाँ नहीं है। सही बात है। हंसकर सब सहना होता है जी, बेमन भी रहना होता है। कोई पूछे कैसे हो, अच्छा कहना होता है। तो ये कहीं ना कहीं एक काम करता है कि कुछ काम को जब आप जिम्मेदारी समझ लेते हैं, तो उसके पीछे करने का कारण समझ लेते हैं, तो वो प्रोफेशन जिसको आप बना रहे हैं कि आपका पैशन नहीं, एक शब्द हमने दे दिया है पैशन, तो वो जो आपका पैशन शब्द की जो सेटिस्फेक्शन है तो वो कहीं उस पर भी हो जाता है। हमारे सब चाहने पे तो है, बिल्कुल। हमारी जब कहीं जरूरत बन ही गई कि मुझे ये करना ही है, तब तो फिर बात ही नहीं हुई। वही ना कि या तो आप जिसको चाहते हो उसे प्रोफेशन बना लो। दूसरा तरीका ये भी है, वो ना हो पा रहा तो प्रोफेशन को चाहना शुरू कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे ही आप चाहेंगे तो भाई चाहना ही तो है, चाहना ही तो हमारा मन किसी न किसी वजह से, जब मैं यहाँ पर पैदा हुआ तो ऐसा थोड़ी था कि बस हो गया तू कविता लिखेगा,
अगर मेरे घर में या कि आसपास के माहौल में कविता का विषय ही ना होता तो बताइए शमशेर सर कहाँ होता मैं? सही बात है, नहीं होता बिल्कुल। हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर से ही तो हमें लगा कि हम ये कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर की आवश्यकता के हिसाब से भी हम अपने प्रोफेशन को एज अ पैशन या कि जिस तरीके से हो तो हम कर सकते हैं और कोई बाध्यता नहीं है। कल को आप कंटिन्यू कर लें। मेरे साथ में ऐसा हुआ कि मैं कविताएं लिख रहा था, प्रोफेशन ये जो था अपना, तो मैं जॉब कर रहा था, जॉब के साथ में कविताएं लिखना और यूट्यूब एक माध्यम दिखा, वहां पर मैंने वीडियो डाली और वहां पर बस डालता रहा जब भी समय मिले, संडे को समय मिलता ही है। और इस तरीके से यात्रा चल पड़ी और पता नहीं कब मैं लोगों को देखता रहा और कब लोग मुझे देखने लगे। जी और लोग देख रहे हैं, आपको बहुत प्रेम मिल रहा है। और मतलब मैंने जो सबसे पहली कविता जो मुझे याद है, हो सकता है उससे पहले भी सुनी होगी, पर जो पहली कविता जो मुझे याद है जिससे मैं आपके फेस को रिकॉग्नाइज करने लगा वो थी यदि राम सा संघर्ष हो। और वो मतलब वो छू गई थी। मतलब राम को बहुत अलग अलग एंगल से देखा गया है, मतलब हिंदुत्व के नज़रिए से उनका एक अलग एंगल है, एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम का एक अलग एंगल है। बट मुझे लगता है राम जो हैं अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जी एक बहुत ही इंस्पायरिंग फिगर हैं। मतलब इनफैक्ट जो भी आप इंस्पिरेशनल फिगर अगर आप ढूंढने जाओ तो प्रोबेबली बेस्ट फिट जो हो सकते हैं वो राम है। और रीज़न वही है कि बिकॉज ज़्यादातर इंस्पायरिंग फिगर जो हैं हमारी ज़िंदगी में वो हैं जिनसे हमें प्रेरणा इसलिए मिलती है, जो हमें इसलिए प्रभावित करते हैं क्योंकि वो कामयाब रहे। हाँ। उनकी कामयाबी ने हमें इम्प्रेस किया। चाहे वो सिकंदर हो या कोई भी हो, बड़े बड़े राजा महाराजा, सबकी वही बात है ना। आज की तारीख में बड़े बड़े IAS IPS ऑफिसर्स हैं, हमें इसीलिए तो वो मोटिवेट करते हैं बिकॉज वो IAS IPS बन गए। जी। पर राम का जो इंस्पिरेशन है वो उनकी कामयाबी में नहीं है, वो उनके चरित्र में है, उनकी संघर्ष में है, उनकी मर्यादा में है। और मुझे लगता है उसी की ज़रूरत है आज के समाज को। जी। बिकॉज मूल्यों के बिना मोटिवेशन फिर आपको गलत डायरेक्शन में लेके जाएगी ना। बस फिर आपको सिर्फ कामयाबी चाहिए और आपको मूल्य नहीं पता, मतलब आपको मूल्यों का महत्व नहीं पता है। और आपने तो राम पे काफ़ी लिखा है, बहुत सुंदर लिखा है, तो आपका क्या एंगल है उस पर, मतलब क्या आपका दृष्टिकोण है, आप क्या कहना चाहेंगे? शमशेर सर जी, हमारी संस्कृति की एक विशेषता है जी, हमारी संस्कृति हारे हुए के भी काम की कदर करती है जी, ये विशेषता है जी। महाभारत में देखिए, महाभारत में देखा जाए जी तो कौरव हारे यानी सब हारे। हाँ जी। कौरव हारना तो कौरव के पक्ष में जितने भी धुरंधर हैं जी सब हारे जी। लेकिन हमारी संस्कृति कर्ण को और भीष्म को किस तरह से याद रखती है जी, यही खूबसूरती है, यही खूबसूरती है। हमारी संस्कृति की विशेषता है कि हम आपसे क्या ले सकते हैं, ये बड़ा मैसेज है जी। हाँ, कि हम किसी की कमियों से भी, किसी के उसमें से भी, उसमें कुछ ऐसी बातें होती हैं जो उससे ली जा सकती हैं। हम पितामह से कितना एक धैर्य व्रत की शिक्षा ले सकते हैं, लेकिन उनकी एक जगह पे ऐसा भी है कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, वो अलग विषय है। कर्ण की दानवीरता से हम ले सकते हैं, लेकिन उसमें यह भी सीखते हैं हम कि दोस्त को सही रास्ते पे लाना चाहिए, उसकी तरह नहीं हो जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति की विशेषता है। तो हमारे यहाँ पे हार जीत से ऊपर प्रश्न हट गया जी, उसमें तो प्रश्न ही नहीं होता। हम किसी तरीके से माने वो चीज है, लेकिन अगर मैं संस्कृति की बात करूं तो प्रभु श्री राम का जो जीवन है वो संघर्ष में विजय यात्रा है जी। संघर्षों के साथ में उन्हें कुछ भी ऐसे सब कुछ पका पकाया नहीं मिलता। और इसीलिए हर आम इंसान की जिंदगी, हर किसी की जिंदगी इसी तरीके से बढ़ती है। और हम जब इस तरीके से बढ़ते हैं तो हम अपने आगे देखते हैं कोई इस तरह चला है, तो हमें इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। एक बार मैं कहीं गया था, क्योंकि मैंने भी राम को उतना ही पढ़ा जितना हम लोग टीवी में देखते हैं, जितना कुछ भी मैंने किताबें पढ़ी उतना ही समझा जितना मैं अपने घर परिवार से समझ पाया। मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं कोई ऐसा साहित्य पढ़ा हूँगा, मुझे नहीं पता, लेकिन खोज कर रहा हूँ, हमेशा पढ़ता रहूँगा। मैं जितना समझ पाया तो एक बार एक लड़के ने मुझसे पूछा कि सर आप बात करते हैं राम के संघर्ष की, ये वो बात करते हैं, आप एक बात बताइए, मैं आपको बताता हूँ मेरा संघर्ष उनसे ज़्यादा है। हाँ, तो उन्होंने कहा, उसने अपने संघर्ष बताए, उसने जीवन के 1000 ट्विस्ट डाले, ट्विस्ट ऐसे डाले कि जिस तरीके से वो रख रहे थे उस तरीके से आप कह दोगे कि भाई प्रभु श्री राम का ही कम था, तुम्हारे संघर्ष उनका ज़्यादा था। फिर उन्होंने कहा कि अब बताइए ये संघर्ष। तो हमने कहा बताना नहीं है, ये क्लियर है कि प्रभु श्री राम का संघर्ष महत्वपूर्ण नहीं था, भगवान श्री राम का निर्णय महत्वपूर्ण था। बिल्कुल, अवश्य उनका संघर्ष चुना हुआ था, उनका निर्णय। देखिए, हमें एक तरफ राजपद मिलता हो, कोई एक नया युवक राजकुमार है, राजा बनने वाला हो इतने बड़े साम्राज्य का, और एक तरफ वन जाने वाला हो, हमें अगर विकल्प रखा गया होता, शमशेर सर आपको रखा गया होता, तुम्हें किसी को रखा गया होता, तो आप ये सोचिए कि हम क्या चुनते। हम तो चुनते कि भैया मुश्किल कम से कम आए। सही बात।
लेकिन वहां पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने वो पथ चुना। तो जब वो पथ चुना तो वो संघर्ष के लिए भी तैयार थे। जिसने खुद ही ऐसा रास्ता चुना हो, आपको तो हो गया और आपके चेहरे से परेशानी झलक रही है। सही बात है। प्रभु श्री राम के बारे में कहा जाता है कि जब उनको खबर मिलती है कि तुम्हें वनवास जाना है, तो कहते हैं कि वो बिल्कुल सहज रहे आए। उन्होंने इतना कहा, क्या ऐसा हुआ ही नहीं। तो इस तरीके से तटस्थता ये आपके लिए संदेश देती है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आपको खड़े रहना है। और इस जीवन का अर्थ भी यही है। मुझे ऐसा समझ में आता है कि आपके साथ में सब चीजें चल रही हैं। कुछ टकराएंगी, कुछ समर्थन में बढ़ेंगी, कुछ धकेलेंगी, कुछ पीछे रोकेंगी। उसमें आपने को खड़े रखना है। कहीं से जहां पे हम नहीं जा पा रहे हैं, बगल होकर के किनारे कर दो। जहां से हमको कुछ प्रेरणा मिल रही है, हम उसको लेके आगे चले। बस इसी का नाम तो जीवन है। अब प्रभु श्री राम का जीवन यही तो सिखाता है। उन्होंने एक राजा बन जाते, राजा बन करके राजकाज चलता, वहां पे उन्होंने अपनी पूरी जीवन यात्रा हम लोगों को सिखाने के लिए दे दी। जी हाँ, वहां से उन्होंने पीढ़ियों को सिखाने के लिए उन्होंने शुरू में कहानियां क्या चल रही थी कि मतलब प्रभु श्री राम जन्म लेते हैं, इसके लिए फिर वो चलते हैं आगे चल करके फिर आपको कहां से आया प्रभु श्री राम के बारे में कीर्ति? जहां से वन आया, वहां से हम लोग के लिए। तब तक वो एक ऑर्डिनरी राजकुमार थे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो वन ना जाते तो वो एक ऑर्डिनरी राजा ही रहते। मतलब वो राम तो वहीं बने ना। जी जी, वहीं से हम। एक लाइन है किसी की कि राम जब वन गए तभी बन गए, तभी राम बन गए। तो वो जो वहां से चालू हुए, तो वहां से लगता है कि हाँ, हमारे तरह कोई चरित्र है जी। तो अब प्रभु श्री राम जैसा होना, जहां पर आप कुछ भी चुनाव कर सकते हो और अपनी सुविधाओं के हिसाब से बढ़ सकते हो जी। वहां पर उन्होंने देखिए, जब केवट उनको विकल्प देते हैं कि आप रहिए, सारी सुविधाएं मिलेंगी और आप वन में ही तो हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, फिर वन कहाँ हो, फिर वन कहाँ हो। समझिए, विकल्प को छोड़िए, विकल्प कितने वो भी छोड़िए। भारत आते हैं कि भैया लीजिए राज। हाँ, एग्जैक्टली। और उस समय भरत को छोड़िए, भरत जी को आप कैकेयी माँ को देखिए। कैकेयी माँ आई कि भाई हो गई गलती, इतना सब कुछ हो गया, मतलब पूरी तरह से आपको समर्थन हो और उस समय पर आप अपने आप को स्थिर रखो। मैंने लिखा था कि प्रजा तो बस राम की थी। प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उसे तो जप रही थी जी। वचन ही था, तोड़ देता, धर्म ही था, छोड़ देता, पर नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि पीढ़ियां क्या सीख लेंगी जी। राम की चिंता यही थी। सही बात। ये जो मतलब कहना चाहिए कि आप ये जो संघर्ष यात्रा है जी। और इसमें से कामयाबी की यात्रा है। हम सब कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन इस कामयाबी के चक्कर में हम अपने जीवन क्षणों को जीतना और उसके लिए जो संघर्ष, जो कीमत चुकाना है, उससे हम भागते हैं जी। प्रभु श्री राम का उदाहरण ये सेट करता है कि आप अपने जीवन में एक जो ध्येय बनाए हैं, जिन चीजों के लिए हैं, आपको उसमें संघर्ष भी करना पड़ेगा और जैसी परिस्थितियां आए खड़े रहिए, धैर्य रखिए, कुछ ना कुछ बेहतर होगा। यही विश्वास हमारे साथ काम करता है अवश्य। मैं तो हमेशा मानता हूं सर कि भाग्य ऑफिशियल यूज ओनली। जो भाग्य हम कहते हैं कि भाग्य में पता नहीं, ये भाग्य को जैसे पेपर मिलता है ना हम लोग को कि कार्यालय, ये आपके कार्य के लिए ये ऑफिशियल यूज ओनली, उसमें हमें भरना नहीं होता कुछ भी। तो मैं ये मानता हूं कि भाग्य को मैं कहता हूं ऑफिशियल यूज ओनली, ये उनका, और अपने हाथ में है कर्म। कुछ विश्वास को लेकर के, कुछ अनुभवों को लेकर के, कुछ साथ लेकर के हम आगे बढ़ें और उसमें से क्या मिलता है, कैसा मिलता है, उसको झेलें। लेकिन ये सामान्य विश्वास है कि जब हम एक अच्छा उद्देश्य लेकर के चलते हैं तो बीच में भले ही थोड़ा सा कुछ भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन कहीं ना कहीं उस हार का भी आनंद है और फिर मिलने वाली विजय में भी आप बहुत स्थिर रहते हैं और प्रभु श्री राम जैसा आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर करते हैं कि आपकी एक एक ईंट पता है कैसे आप गए। एक चीज़ जो आपको मुझे जोड़ती है काफ़ी हद तक, जो कॉमन है कि मैं कह सकता हूँ, वो ये है कि हम दोनों ने अपने नेटिव प्लेस पे रहना चुना। मतलब मैं घूमा बहुत, पर आखिर में आके मैंने यहीं डेरा डाला जी जी, और कि अब यहीं रहना है, जो भी करना है यहीं से करना है। सेम आपके पास केस है, आप हैं रीवा से पर भोपाल में रहते हैं, मेरा भी वही है, अलवर से हूँ, जयपुर में रहता हूँ। एक होता है अपॉर्चुनिटीज़ की एक वो चकाचौंध होती है कि यार, मतलब ना कि हमारे राजस्थानी में कहते हैं कि बड़ा बड़ा गाँव जाऊँ, बड़ा बड़ा लड्डू खाऊँ। बिल्कुल, मतलब कि ना बड़े बड़े गाँव जाऊँगा, बड़े बड़े लड्डू खाऊँगा। तो होता है कि अब जैसे कोई कलाकार है तो बोलेगा मैं मुंबई जाऊंगा, मैं सिनेमा स्टार बनूंगा। कोई होता है कि कोई कॉर्पोरेट में है तो बोलेगा मैं बैंगलोर जाऊंगा, मैं यूएस जाऊंगा। तो वो उसको रेजिस्ट कर पाना और ये कहना कि यार अपनी जड़ों में रहेंगे, यहाँ काम करेंगे, है ना, और यहीं पे अपना पेड़ लगाएंगे, वो मतलब वो विचार क्यों आया? पहली बात, मतलब ऐसा क्या था आपको ऐसा लगा कि अपन तो यही करेंगे? और उसके फिर संघर्ष, और अगर उससे उसके फ़ायदे भी हैं, उसके नुकसान भी हैं, दोनों साइडें हैं, तो उसके बारे में बताइए। मैं जहाँ तक आपके सवाल को समझ पा रहा हूँ जी, मैं ये कहूँगा सर कि हर व्यक्ति
आनंद की तलाश में है। हाँ, मतलब रात जीवन का में उद्देश्य वो वही है। आराम से सो सके और आराम से एक जीवन जी सके, कुछ कर सके जो भी उसका काम है। अब इसकी खोज में सब कोई अलग अलग औजार हथियार इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जिसके पास जो है वो उसमें कुछ बेहतर तलाशने की कोशिश करता है। किसी को लगता है कि मैं ढेर सारे पैसे कमा लूँ, कुछ इस तरीके से कर लूँ तो मुझे आनंद है। किसी को लगता है कि थोड़ा सा शक्ति आ जाए अपने हाथ में, कुछ इस तरीके से आ जाए तो वो उनके पास में है। किसी को लगता है कि कोई हमसे प्रेम से बात कर ले, कोई ऐसा कर ले तो वो आ जाए। किसी को ऐसा लगता है कि मैं कुछ लिख दूं, कुछ पढ़ दूं और कोई उसको सुन ले और वो कह दे कि अरे क्या कल्पना की है और उसको आनंद मिला, वो चीज़ हो जाए। तो ये जो आपका आनंद है उसके हिसाब से आपकी जगह बनती है। अगर मैं ये कहूँ कि आपको सुकून पसंद है तो आप भीड़ भाड़ वाला जगह नहीं ढूंढेंगे जी। और आपका अगर काम भी इस तरीके से है जहां भीड़ भाड़ में जाने से कुछ नहीं होना तो वहां पे आप क्यों जाएंगे? सही बात है। तो जिसको जिस तरीके का जैसा काम है वो उस तरफ बढ़ता है और वहीं पे अपने आनंद को सुकून, अब आनंद में रहता है, सुकून है। लेकिन जैसे मेरे साथ में रहा तो मैं तो कविता लिखता हूँ और लोगों से बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, लोगों से मिलना जाना होता है, बड़े बड़े शहरों में भी जाना होता है, भीड़ में भी जाना होता है। लेकिन वहाँ पर जा करके मुझे क्या बोलना है, इसकी तैयारी, इसका सब कुछ मेरा एकांत में ही हो पाता है जी। तो हम एकांत जहाँ पर भी ढूंढेंगे, एकांत के साथ हमें वो वातावरण भी चाहिए जी। तो वो जो सारी आपके भीतर जो आनंद के लिए जो प्रयास हैं, आनंद के लिए जो आपने स्वप्न देखा है, उसके हिसाब से आप अपना पूरा डेकोरेशन करते हैं जी। उस तरह का डेकोरेशन हो जाता है तो आप कहते हैं कि बहुत आनंद में है, और नहीं होता तो कह देते हैं कि प्रोफेशनल जी 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 जी, सही कहा आपने। थोड़ा हंसी की बात कही, थोड़ी बहुत तो बंदी मैं भी करता हूँ। और इसी थॉट पे मैंने भी रिसेंटली कुछ लाइनें लिखी थी कि न जीत का जुनून, न शोहरत की भूख, न जीत का जुनून चाहिए, और मोहब्बत भी ना होगी तो भी चलेगा कि बस जिंदगी में सुकून चाहिए। सुकून चाहिए। तो आखिरी में वही है कि आखिरी में इंसान वही ढूंढ रहा है कि वो चाहिए। अब ऑफ कोर्स स्टेजेस के हिसाब से वो बदलता रहता है कि कब किस चीज़ से आपको वो मिलेगा आनंद, आपने जैसा कहा जी। बाकी हाँ, मतलब तो आपका आनंद वही है, और घर से ज़्यादा आनंद कहाँ है आखिर में? बिल्कुल बिल्कुल। और अवसर मिलता रहता है सर। देखिए ऐसा है कि मैंने एक लाइन लिखी थी कि भीतर क्यों भरी उदासी है, ये भरी नदी क्यों प्यासी है, हर बार दिशा सुलझाएगा, ये जीवन गंगा काशी है। आप प्रयास करते रहेंगे, हम प्रयास करते रहेंगे तो मिलता रहेगा। कोई ना कोई विश्वास लेके चलना पड़ेगा शमशेर। हाँ। जीवन में आपके साथ में 1 घंटे बाद क्या होगा, मेरे साथ में 1 घंटे बाद क्या होगा, नहीं किसी को नहीं पता जी। एक अनुमान है, हमारे पास साथ में एक अनुमान है शरीर कि हम 1 घंटे बाद कहाँ होंगे, आप 1 घंटे बाद कहाँ होंगे। तो जब आगे का हमें पता नहीं तो कोई ना कोई अनुभव ही हमारा विश्वास बनते हैं। बिल्कुल, हम विश्वास जो है हमारे कहीं पर भी ऐसे नहीं आ गए कि बस ऐसे ही करो तो होगा, कहीं ऐसा हुआ होगा इसलिए वो बन गया जी। हाँ, किसी का अनुभव, किसी का जिया हुआ जीवन ये निर्धारित करता होगा और तब ये थ्योरी बनी होगी। तो हम कोई ना कोई थ्योरी, 10 थ्योरीज हैं, किसी को लेकर के बढ़िए कि भैया कभी हार नहीं मानना चाहिए। दूसरा क्या, भैया विश्वास रखो हो जाएगा। ऐसी थ्योरी कुछ तो आशा पकड़ के चले। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि क्लीशे आर देयर फॉर रीजन। वो कहते हैं क्लीशे, हर कोई ये कह रहा है, हर कोई ये कह रहा है इसलिए कह रहा है बिकॉज उसका कोई रीजन है, बिकॉज इतनी बार हो चुका है इसलिए हर कोई कह रहे हैं। बस अब आप कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं होता, हो सकता है आपके साथ ना हो, बिल्कुल, लेकिन मोस्ट ऑफ होता है आदमी। भाई हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे आगे बढ़ने के लिए हमारे पास डेटा ही तो है। हम पढ़ाई में क्या करते हैं, डेटा ही तो करते हैं। एग्जैक्टली। तो हम डेटा ही तो बना रहे हैं, तो डेटा के आधार पे हमें जो निकलता है उस हिसाब से काम करते हैं। शरीर में कहाँ पे क्या है वो सब चीजें क्या बताता है, डेटा बताता है जी। बिल्कुल। तो ऐसे ही डेटा है, कुछ थ्योरीज हैं कि भाई विश्वास में शक्ति होती है, मेहनत करने से फल मिलता है। कुछ कुछ चीजें हैं, कोई किसी ने उसको कविताओं में बोला है, किसी ने उसको कैसे भी बोला। जैसे मैंने लिखा था कि पांव जख्मी पर चले तुम ये बहुत है, गिर गए थे पर उठे तुम ये बहुत है, तूफान के आगे टिक न पाए भले लेकिन आखिरी दम तक लड़े तुम ये बहुत है। तो मुझे ये हिम्मत देता है कि भैया मेरा करना प्रयास है जी। तो एक थ्योरी ये बनी है। तो जब आप इसके हिसाब से काम करते हैं, मतलब कोई भी हो एक ही जगह ले जाना है। कामयाबी के लिए सबका अलग अलग बिलीफ सिस्टम होता है जी। मैंने एक किस्सा सुना था, अगर कहिए सर तो मैं सुनाऊं। हाँ बिल्कुल अवश्य। एक जगह पे कंपनी में ढेर सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे और काम ये था, कहीं पढ़ी थी कहानी मैंने, तो वहाँ पर स्तंभ लगाए जा रहे थे, कॉलम, उसके लिए गड्ढे खोद रहे थे। ओके। तो सारे एम्प्लॉयज़ जैसे ही वहाँ पे जो इंजीनियर रहता, जब सामने रहता तो ऐसे करते, और जैसे वो पीछे घूमता वो ऐसे काम बंद हो जाता, काम बढ़ ही नहीं रहा था। 2-3 इंजीनियर चेंज हुए। एक लास्ट में एक इंजीनियर आया, उसने कहा कि भाई ऐसे ऐसे आदमी हैं, ये काम नहीं कर रहे और इसी वजह से बाकी लोग निकल गए। अब क्यों नहीं कर रहे भगवान जाने। वो उनके पास गया, पहले दिन देखा कि उन्होंने उसी तरीके की हरकतें की। अगले दिन उसने तैयारी करी कुछ, और अगले दिन कहा कि आज आपको काम पे नहीं जाना है, आज आप लोग सब मेरी ऑफिस में साथ में बैठेंगे। साथ में सबको बिठाया गया। फिर उसने कहा
कि आपके यहाँ पे कुछ दिक्कत है ना, आपके गांव में क्या दिक्कत है? तो कहते हैं कि हमारे यहाँ पे गांव में पानी की बड़ी दिक्कत है, पानी की बड़ी किल्लत है। बोले अच्छा, तो उसके लिए क्या किया आपने? कुछ नहीं, बावड़ी खुदवाई है और ये सब है, बस हो गया, यही सब है। लेकिन आपको जो गड्ढे खोद रहे हैं ना, इस गड्ढे में कॉलम लगेंगे, बड़े बड़े स्तंभ बनेंगे, ब्रिज बनेगा, मतलब एक वैसा, और उसमें पाइप लगाई जाएगी, उसके ऊपर पाइप रखी जाएगी और पाइप की ढलान देने के लिए वो आपके यहाँ पे पानी पहुँचाएंगे। तो इधर जो पानी है वो पानी आपके इधर पहुँचे, इसके लिए हम पाइप लगाना है, इसके लिए आपसे गड्ढे खुदवा रहे हैं उसमें कॉलम लगाने के लिए। उनको रीजन पता चल गया, एक लार्जर पर्पस से जोड़ दिया आपने। हाँ जी। अब वो ऑफिस में बैठा रहता था और सारे एम्प्लॉय लगे रहते थे कि भैया ठीक से लगाना, बढ़िया पाइप जानी चाहिए। जी, सही बात है जी। जब आप कोई ना कोई वजह बना लेते हो ना, तो भीतर आपके उसी तरीके से विश्वास के हिसाब से ही आपका मन तैयार हो जाता है। जी, ये हो जाता है। मतलब एसेंशियली ज़रूरी है कि आप अपने जो 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 सीमिंगली जो छोटे काम हैं, जिसका आप कोई लॉजिकल सेंस नहीं बना पा रहे हो, आपको लग नहीं रहा कि ये कोई मैं किसी महत्वपूर्ण कार्य में कोई योगदान कर रहा हूँ, उसको अगर आपने एक लार्जर पर्पस से जोड़ दिया, हाँ, तो और वो उस पर्पस से आप लोग कनेक्ट कर पाए, तो फिर आपको वो मोटिवेशन और इंस्पिरेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल, फिर वो अंदर से आती है, बिकॉज वो लगता है यार ये तो मेरा ही काम है और मैं किसी बड़े काम में योगदान दे रहा हूँ। वो जैसे ना गिलहरी भी पत्थर डाल रही थी, वो इसीलिए डाल रही थी, उसे लग रहा था कि बहुत बड़ा काम हो रहा है जिसमें मेरा योगदान है ये, चाहे वो कितना ही मतलब इमटेरियल कह लो आप उसको, जिसका कोई बड़ा योगदान मटेरियल टर्म्स में नहीं था, बट उसको तो यही लगा ना कि मैं एक बड़े कार्य में मेरा योगदान दे रही हूँ, तो अकेले लग गई। वो एक लाइन है आपकी इस बात से याद आती है कि पहुंच जाओगे क्या, मतलब जगह पे पहुंच जाओगे अगर उसका रीजन बड़ा होगा, पहुंचने के कारण अगर बड़े होंगे। एग्जैक्टली। हाँ, तो फिर कहीं भी आप बताइए ना, जहाँ पे आपको बेशक जरूरत है तो आप वहां पे कितना जल्दी पूरी मशक्कत कर देते हैं और फिर हो जाता है। उस लेवल की चाह होनी चाहिए। आप और मैं दोनों इंजीनियर हैं और दोनों ही अपने पेशे में नहीं हैं, ठीक है। और ये बात शायद हम इंजीनियर्स के साथ थोड़ी यूनिक है, हम सब कुछ कर लेते हैं, पर ज़्यादातर इंजीनियरों को एक अच्छा इंजीनियर बनने में दिक्कत होती है, समझ। मतलब मेरे इतने दोस्त हैं, हर कोई बैंक में है, IAS IPS भी बन गए, कुछ कॉर्पोरेट में है, बिजनेस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इंजीनियरिंग का जो कोर काम है वो काफ़ी कम लोग कर रहे हैं। और वही जैसे आप कविताओं का पैशन फॉलो कर रहे हैं, हमारा पॉडकास्टिंग में भी हम कर ही रहे हैं। तो ये जो इंजीनियरिंग से कविताओं का सफ़र रहा आपका, ये कैसा रहा? मैं ये कहूँगा कि मेरा जो इंजीनियरिंग का था वो कहीं पर बेकार नहीं गया। जी, नहीं, बिल्कुल। हाँ, वो कहीं ना कहीं, मगर मैं कहूँ कि किस तरीके से, तो मेरा जो मैंने इंजीनियरिंग करी थी वो मेरे आज कविता की एडिटिंग में और इन सब में कहीं ना कहीं वो समझ बढ़ाती है। आप टेक सेवी हैं, इक्विपमेंट आराम से हैंडल कर लेते हैं, और आज तो यूट्यूब अपने आप में एक बिल्कुल करियर ऑप्शन हो गया है, कोर्सेज आ गए हैं। पर जब आपने शुरू किया था ऐसा कुछ भी नहीं था, तो एक नॉन टेक्निकल पर्सन के लिए वो सब कर पाना बड़ा मुश्किल होता। आपके लिए आसान रहा, बड़ा आसान, बिकॉज़ आपका एक्सपोजर था पूरा। और दूसरा क्या होता है कि जब आप कोई भी विषय अध्ययन करते हैं तो कहीं ना कहीं जब दिमाग का विस्तार होता है, तो जिस तरीके से, जिस ढांचे के साथ में आप बढ़ते हैं, आपका लेखन कहीं ना कहीं उसी से प्रभावित होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जब मैं कुछ भी लिखता हूँ, कुछ भी चीज़ें रहती हैं, तो मुझे वो चीज़ें समझ में आती हैं और मैं उसे किसी तरीके से जोड़ने का काम कर पाता हूँ, जो कि इंजीनियरिंग जोड़ने का काम है। जी, बिल्कुल। कहीं ना कहीं हमें कुछ बनाने का काम है। तो वो वहाँ पर हमने कहीं ना कहीं निर्माण सीखा। हाँ, इंजीनियरिंग का पर्पस वही है। हाँ, मतलब हमने कहीं ना कहीं निर्माण सीखा। तो जब निर्माण सीखा है हमने, तो वो बस एक साहित्य की बात थी। तो साहित्य में भी हमने वैसा ही सीखा कि भाई ढांचा मजबूत बने जी, किसी को अपनी तरफ से बेहतर ही देना है, कुछ ऐसा नहीं देना है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं एक भाव ले जाऊं तो कहीं ना कहीं कुछ भी हमारा ऐसा नहीं रहा। लेकिन हाँ, मैं इंजीनियरिंग का काम अधिक नहीं कर पाया क्योंकि मेरा रुझान इसमें था और मेरा सौभाग्य रहा। मैं उन लकी लोगों में से हूँ जो अपने पैशन की ओर कहीं ना कहीं बढ़ सके। मैं बढ़ा और कोशिश की और सफल हुआ। लेकिन मैं जरूर कहूँगा कि अपना एकेडमिक हमेशा स्ट्रांग रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस मामले में मैं सहमत हूँ आपसे बिल्कुल। और मैं मानता हूँ कि ये जो आजकल कई मोटिवेशनल स्पीकर के नाम पे जो चल रहा है मार्केट में, आपने देखा होगा ना कि जीवन का एक ही गोल होना चाहिए और एक ही उद्देश्य होना चाहिए, कोई प्लान बी नहीं चाहिए, कोई प्लान सी नहीं चाहिए। ऐसे नहीं होता है जीवन में। देखिए, परिस्थिति के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब हर बात ना परिस्थिति के हिसाब से होती है। जैसे जहाँ पे हमें फार्मूला एक हुई होता है, वो हमें कब कौन सा अप्लाई करना है, ये हमारी अपनी समझ होती है। हमें थोड़ा सा धरातल में खुली आंखों से देखना चाहिए दुनिया को। जी,
बिल्कुल जरूरी हमारे है। घर के जहाँ से हम आते हैं, हमारे आसपास की जरूरतें कैसी हैं, कैसा क्या है, थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज चलता है, थोड़ा बहुत ही चलता है, लेकिन आपकी वजह से कोई दूसरा परेशान ना हो, इसमें थोड़ा सा सामंजस्य बिठाइए। सही बात है। कोई छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन थोड़ा सा आपका कहीं ना कहीं आपको बैलेंस करना कैसे होगा। मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि भाई ये मैं नहीं कर पाया, ये अलग बात है, पर किया जा सकता है, ये अलग बात है। एग्जैक्टली। हाँ, वो किया जा जरूरी सकता है, है। हाँ, किया जा सकता है। कई बार जरूरी नहीं, देखिए आपने नहीं कर पाए कोई काम, मैं नहीं कर पाया, इसका मतलब ये थोड़ी हो जाता है कि वो काम हो नहीं हो सकता। तो सामने वाले को हम यही कहते हैं कि भाई साहब ये काम नहीं हो सकता, अरे उसकी क्षमताएं अलग है जी, उसका सोचने का तरीका अलग है, तो उसको ये कह करके उसको मोटिवेट करो कि भैया मैं जो हूँ मैं नहीं कर पाया, लेकिन आई नो वेरी वेल, और मैं जानता हूँ कि अगर किया जाए तो किया हो सकता है। जी 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 जी। एक लाइफ स्किल जो मुझे लगता है जो बहुत ज़रूरी है आज के युवाओं में और सब में, वो होता है ना कि टू नो द डिफरेंस बिटवीन, अंग्रेजी में एक शब्द होता है टू हैंग ऑन एंड टू मूव ऑन। मतलब आप ना कि आप प्रयासरत हो, लगे हुए हो, पर कहीं ना कहीं आजकल की जो मोटिवेशन की दुनिया है इसमें ना ये हो गया कि बस लगे रहो। पर कहीं ना कहीं आपको समझ में आना चाहिए कि कब निकलने का टाइम हो गया है। बस बिल्कुल, वो आपको ना वो नजरें आपकी खुली होनी चाहिए ना, आप खोल के रखो। बिल्कुल। अगर आप बहुत जल्दी छोड़ गए तो यूर अ क्विटर ना, मतलब आप हार गए, आपने हार मान ली, जो कि स्वीकार्य नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। इस तरीके का ढांचा है सामाजिक कि आप ये करना चाह रहे थे नहीं कर पाए। अरे भैया कोशिश कर रहा था, लगा कि यहाँ पे सही समय पे निकलना उचित है, निकलना उचित है। हाँ, वहां पे रुक करके हम करते भी क्या, हमारे पास पर्पस था। और मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं सपोज सर कहीं पर भी अगर हमें कुछ उठाने का काम है, सपोज मुझे पंखा साफ करना है ऊपर का, अगर मेरी हाइट छोटी है और मैं पंखे तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, और मैं कहूं कि एक ना एक दिन पाऊंगा जरूर, एग्जैक्टली नहीं पाओगे, आपको कुछ लाना पड़ेगा, आपको और उसके हिसाब से करना टैक्टिक्स चेंज करनी पड़ेगी, और प्लान चेंज करना पड़ेगा, और हो सकता है गोल भी चेंज करना पड़ेगा। टेबल रख के देख लीजिए, आप कुछ और तरीके देख लीजिए, उसके हिसाब से आकलित कर लीजिए। जब सबने कर लिया तो भाई नहीं कर पाऊंगा, ये टेक्निकल काम है, ये लाइटिंग का ये कोई और करेगा, क्लियर हो गया। एग्जैक्टली। अब अगर हम सोचे नहीं अब ये होगा तो हम इनसे होगा, नहीं तो होगा नहीं। और इसके अलावा आज जो सुसाइड हो रहे हैं जी, वो इसी का परिणाम बस, कुछ उनको एक ही दिखता है, बस वो उनकी पहुंच से बाहर है। घर के माँ बाप भी घर में इस तरह का माहौल बना देते, बेटा तेरे को डॉक्टर ही बनना है। और वो बच्चा आता है, जब उसे लगता है कहीं थोड़ी भटकन हो जाए, कुछ भी हो जाए, या कि फिर बाद में जब उसको सूझे कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, हजार तरह की, तो बस हो गया। जबकि उसे लग रहा था कि अभी मैं आपको बताऊं कि मेरा भाई है, वो हमेशा कहता है कि भैया आपका कोई एडिटिंग वाला काम हो तो बताना मुझे, भैया इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, भैया इसको ऐसे कर लो। और आपको बताऊं तो हैरानी होगी, वो मेडिकल स्टूडेंट है और MBBS में एडमिशन है उसका जी, अच्छी कॉलेज से कर रहा है, लेकिन उसका बोलता भैया मुझे लगाव उसमें है, वो तो बस चूंकि पापा कहते हैं तो मैं कर रहा हूँ और कर भी लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है भैया, लेकिन जो आनंद आता है इसमें ना, तो भैया मुझे काम दिया करो। तो ये एक भाव होता है। एक सवाल ये है कि संदीप द्विवेदी क्या करते हैं? मुझे पता है कविताएं लिखते हैं, है ना, और YouTube चैनल है और सबको जानते हैं, मतलब मैं नहीं जानता हूँ, दुनिया जानती है, ठीक है। मेरा सवाल थोड़ा फिलोसफिकल साइड पे है कि आप जो लिख रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? मतलब ध्येय क्या है, गोल क्या है? बहुत शानदार ये प्रश्न है और बहुत ही इसका मतलब कविता लिखना तो माध्यम है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको बताऊं कि आपके जीवन में एक ना एक फिल्म ऐसी होनी चाहिए जो जीवन में आप सबसे चरम पर हो और पाना चाहेंगे, होना चाहेंगे। मुझे लगता है कि व्यक्ति जब सोचता है तो वो अपने दिमाग में सबसे ऊपर टॉप का ही सोचता है कि आप वहां पर क्या रहेंगे। वो बीच में भले कुछ कुछ करे या कि फिर बना ले कि अभी तो यही है, लेकिन उसके दिमाग में जो फिल्म तैयार होती है बिल्कुल ब्रॉड होती है, प्रकृति आपको देती है। तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं कुछ लिख करके, कुछ बात करके किसी के भीतर मैं कोई ऊर्जा डाल सकता हूँ। मैं आपको कहानी बताता हूँ। मैं अहमदाबाद में नौकरी के लिए गया था और सर मैंने कम से कम 30-40 बहुत सारे रिज्यूम मैंने कराए, और वो रिज्यूम में जहाँ जहाँ पे आपका उसका जो जगह थी जहाँ पे मैं दे सकता था, वहाँ सब जगह पे मैंने रिज्यूमे दिए। अच्छे से याद है सर कि आज तक नहीं आया। जब मैं ऐसे ही पूरी गर्मी पड़ रही थी और मैं ऐसे ही जा रहा था तो चौराहे पे मुझे, चौराहा अभी आपसे बात कर रहा हूँ, चौराहा मुझे याद आ रहा है, चौराहे के पास जाता तो फोन आता है मेरे पास और वो कहते हैं कि मैं उठाता हूँ, बोले हेलो, बोले सर प्रणाम आपको। हमने कहा कि प्रणाम बोलिए। बोले कि सर एक्चुअली कल मेरा एग्जाम है, सर कुछ बोल दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। सर कुछ कह दीजिए सर, थोड़ा सा पता नहीं कैसे घबराहट हो रही है, टेंशन हो रही है और बड़ा दबाव है, तो सोचा कि सर आपको लगा लूँ, अच्छा लगेगा। सर मैं खुद परेशान था, खुद भीतर से वो हो रहा था और मुझे लगता था खुद रिज्यूम बांटते घूम रहे थे और खुद को नौकरी नहीं मिलती, खुद वहां पे। तो वहां पर मैंने क्या कहा कि यार इसको मेरे बोलने से इतना अंतर पड़ेगा,
मैंने उसको जो बोल दिया सो बोल दिया, पर वो मेरे लिए एक विचार का प्रश्न हो गया। सही बात। मैंने सोचा कि यार कुछ बोलना और किस तरीके से इतना परिवर्तन करता है क्या जी। और फिर उसके ऊपर तो किया, मेरे ऊपर भी किया जी कि यार मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ और हार नहीं मानना चाहिए। शमशेर सर, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे अच्छे से याद है उसी के बाद से मैंने रिज्यूम बहुत कम भेजे। एक जगह पे बुलावा आ गया, मैं वहाँ चला गया और उस दिन से मैं यूट्यूब पे जम के लग गया, अपनी कविताएं लिखना, ये लिखना, वो लिखना। तो कहीं ना कहीं मेरा जो उद्देश्य था वो लोगों के साथ में जो मुझसे जूनियर हैं जी, जो बड़े हैं उनको मैं नहीं कहता, लेकिन जो जूनियर हैं मैं उनके साथ अधिकार के साथ कहता हूँ कि तुम सुनो। और मैं उनके सामने इस तरीके से कि यदि मैं कुछ भी करूँ, पा सके अल्पांश भी तो पूर्ण होगी साधना। क्या बात। अगर मैं ये काम कर सकता हूँ, कुछ अगर मेरी वजह से बदलाव हो सकता है, कर रहा हूँ कोशिश और बेहतर करने का, और उसके चक्कर में मैं खुद बेहतर हो रहा हूँ, खुद बेहतर हो रहा हूँ। मैं जैसा आज हूँ शायद पहले उतना उस तरह से ना रहा हूँ, लेकिन इतनी किताबों से गुजरना, ऐसे लोगों से मिलना और इस तरीके से कुछ बेहतर लाने की कोशिश करना, फिर उस तरह कुछ प्रयास करना, वो कहीं ना कहीं आपको भी बेहतर बनाता है। बिल्कुल। आज जिस तरीके से मैं आपके सामने बैठ करके ऐसे करके बात कर रहा हूँ, अगर सर आप मेरा 5 साल 8 साल पहले वाले वीडियो देखेंगे तो शायद आपको उतना सधापन मिले ना मिले, और ये यात्रा हमेशा सीखने की चलती रहेगी। तो कहीं ना कहीं अगर आप मुझसे और काम के बारे में पूछेंगे तो मैं इसका और काम इतने कर रहा हूँ कि जो नई पीढ़ी आ रही, जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो नए लोग आ रहे हैं, उनको वो देना चाहता हूँ कि कभी भी हिम्मत नहीं हारे, जुटे रहें, अपना कोई उद्देश्य जो बनाएं उसकी ओर बढ़ें। मिला तो ठीक, ना मिला तो ठीक। जी, इस तरीके का माहौल। आपकी हर एक कविता जो है ना, वो मतलब हिम्मत का पुंज है वो। मैंने और मोस्ट ऑफ आपने देखा होगा मेरी कविताओं में ये मैंने एनालिसिस किया आप सब कुछ लिखने के बाद कि मेरी कविता हारने वालों के पास ज्यादा जाती है। जी, क्योंकि मैं कोई अधिक विजेता नहीं रहा हूँ सर। कई सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैं नहीं पा पाया हूँ, लेकिन मुझे दुख नहीं है। ये सब मैं जो कर रहा हूँ मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आपने पूछा ना कि संदीप द्विवेदी और क्या करते हैं। मैं जो काम कर रहा हूँ ना सर, उसमें आनंद है, उसमें हार जीत है ही नहीं। वही इंपॉर्टेंट है। हाँ, वही इंपॉर्टेंट है। तो वो जो मैं कर रहा हूँ सर, तो वो कहीं ना कहीं हारने वाले के साथ में जी, वो ज़्यादा कनेक्ट करती है। हाँ, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा कनेक्ट करती है कि उन्हें उठाऊं, उन्हें, क्योंकि मैं अपने हिसाब से सोचता हूँ, तो वो उस हिसाब से फिर कहीं ना कहीं उस जीत का, उस हार का हर किसी का उत्सव मनाओ। और मुझे ऐसा लगता है सर कि जब आप हिम्मत नहीं हारते हैं, अपनी हार से दुखी नहीं होते हैं, लगे रहते हैं, तो ईश्वर कुछ ना कुछ बेहतर जरूर करता है आपसे। अवश्य, बिल्कुल, कुछ ना कुछ ऐसा। मैं नहीं कहता कि तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम ये हो जाओगे, मुझे नहीं पता। यहाँ पर बस एक चीज़ पता है कि अगर मैं पूरे लगन से अच्छे ध्येय के साथ करूँगा तो कुछ ना कुछ बेहतर होगा। और यही मेरी सारी कविता के पीछे बिलीफ है, बस हो गया। बाकी तो शब्द से, जंजाल से शब्दों को बुन करके मैं उनको किसी तरीके से तैयार करता हूँ, लेकिन तैयार होकर जब वो ऐसे खड़े होते हैं तो उनके मन में यही होता है कि हारना नहीं, अपने हाथ में जो है वो करना है। जी जी, ये बहुत सही कहा आपने। और जो आपने कहा कि अगर आप लगे रहोगे और मतलब सही उससे काम करोगे तो कुछ ना कुछ बेहतर होता है। उसका आनंद आपका लक्ष्य मिले ना मिले, जी, पर बेहतर जरूर होता है। उसका आनंद भी है, दरअसल कुछ पथ चलने का आनंद है। जी, समझ रहे हैं सर जी, कि कुछ जगहों तक जाने का भी आनंद है, कुछ पलों तक घूमने का भी आनंद है। सर यात्रा में आज लोग क्या कहते हैं कि सर गए और पहुंच गए, वो आनंद नहीं आता। आनंद नहीं है, बोलते रास्ते का आनंद। रास्ते का आनंद। सर आनंद में रास्ते का ही है। मैं आपको बताऊं, स्कूटी ली मैंने, तो जब तक स्कूटी नहीं थी तो मुझे लगता था कि मेरी स्कूटी आ जाएगी ना तो क्या मैं उड़ के जाऊंगा, फटाफट क्या मैं तरीके से जाऊंगा। सर हो रहा है वो, लेकिन वो जो कौतूहल था कुछ वैसा नहीं, सब वैसा ही। एग्जैक्टली। फिर एक बात और हो गई कि मैं अंदर बैठा हुआ था, तो रात को मैंने कहा कि भाई मेरे दोस्त ने, मैंने कहा कि 1 मिनट थोड़ा सा मैं अपनी बाइक देखूं लॉक करके आया कि नहीं आया वहां पर। तो उसने दोस्त ने कहा देखा चीजें आई कि टेंशन बढ़ गई। एक और भी है, जैसे अगर आप अंग्रेजी में तो कहता हूँ मैं कि इफ यू ड्राइव टू फास्ट यू मिस द सीनरी। बिकॉज अगर आप बहुत तेज चल रहे हो ना तो आपको बस फिर वही देखना है, फिर आपका वो दृष्टिकोण उतना ही सीमित रह जाता है कि बस ध्यान आगे है ना, फोकस फोकस फोकस, और जो नज़ारे हैं वो निकल जाते हैं, वो ऑप्टिमम स्पीड पे आते हैं। आप 40-50 की स्पीड पे चलो, उसमें सफर में जो मजा है ना वो 100 पे कभी नहीं आता है। सर आप सोचिए ना कि विजय का उत्सव कितनी देर का है और सफर का उत्सव कितनी देर का है। हम अगर इससे सीधा सीधा लें, आप बताइए, आप कहीं पर सिलेक्ट हुए, उसका आनंद कितनी देर है? 1 दिन 2 दिन, थोड़ी देर के लिए आया, वो उफान एक आएगा, बस जीत गया मैं, ये वो। इसके बाद बस
और फिर हमें कहाँ यात्रा में ही लग जाना है। तो जिस चीज में आपको ज्यादा समय गुजारना है भैया उसका भी आनंद लो ना। जी सही बात है ना जी। तो किसी ने कहा कि भाई जीते, यार जीता नहीं पर यार जो जिया बहुत मस्त जिया। एग्जैक्टली ये वाली बात है। तो जिसके साथ में हमारा समय ज्यादा बीतता है, और याद रखिए हमारा समय हमेशा विजय उत्सव से ज्यादा हमारे संघर्ष में, यात्रा में बीतता है। बीतेगा, मतलब यात्रा बिल्कुल हमेशा लंबी होगी आपके हमेशा मुकाम से। सिंपल सी बात है। तो जहां पे हमें लंबा चलना है तो वहां पे आदमी क्या करता है उसी हिसाब से जाता है। हम क्या कहते हैं, घर में जब चलते थे सामान वामान रहता था, घर में खाने के लिए चलते थे, प्लानिंग करते थे, क्या बोलते थे, रास्ते में ले लो 3 दिन बाद तो वहां पहुंच जाएंगे। तो वहां के लिए व्यवस्था नहीं होती थी, व्यवस्था रास्ते के लिए होती थी। सही बात है। तो सर रास्ते के लिए हम कुछ व्यवस्था कर रहे हैं ना कि भाई इसका भी आनंद है, उसकी कीमत करें। नहीं पहुंच पाए तो ठीक है भाई, लेकिन जहां तक पहुंचे तो आगे ही तो बढ़े। सही बात है। बातें तो आपकी बहुत अच्छी हैं, कुछ एक कविता अच्छी से सुना दीजिए ऑडियंस को, कोई भी आपके जो दिमाग में आ रही हो, जो आपको लगे, आप अपनी सुना दीजिए और अगली बार सुनेंगे कोई दूसरी, जो किसी और की कविता जो आपको पसंद हो। मैं आपको अपनी कविता सुनाता हूँ जी कि मैंने लिखा था कि जीवन में कभी भी उतार चढ़ाव जो अभी अपनी सारी बातें हुई उसको अगर समराइज करें जी, तो मैं एक ही बात कहूँगा, मेरा पूरा संदेश कि मिलना था जो नहीं मिला वो, जो चलना था नहीं चला वो, माना सपने चूर हो गए, तुम मिटने को मजबूर हो गए, लेकिन इस हार को जीवन भर ढोने से कुछ होता है क्या? सही बात है। अरे नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या? दुनिया तुमको क्या बोलेगी, जो बोलेगी वो बोलेगी, तुमको तो राह पता है ना, हार जीत हर पल है ना, तुम जो हो तुमको मालूम है, तुम जो हो तुमको मालूम है, कहने से कुछ होता है क्या? अरे नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या? रोने से कुछ होता है क्या? बेहतरीन, बहुत खूबसूरत लिखते हैं आप, उसमें तो कोई दुराय है ही नहीं, मतलब उसमें तो मुझे वो कहने की जरूरत नहीं है, बस मेरे कहने है और आपका इससे लगाव है जी। वो है एक चीज देखता हूं मैं सर कि शायद थोड़ा सा आपके विषय से भटक रहा हूं, लेकिन मुझे कहना जरूरी है। बिल्कुल हाँ। साहित्य आपको प्रेम देता है, बिल्कुल, और भी विषय हैं, आपको बहुत सारा सम्मान कीर्ति, ये तो सब चीजें कहीं ना कहीं ठीक ही हैं, मिलती हैं, सब उसी से जुड़ा हुआ है, सम्मान सब कुछ ये सब चीजें। लेकिन थोड़ा सा और गहराई पे जाऊं ना तो साहित्य आपको प्रेम देता है, प्रेम जीना सिखाता है, प्रेम समझना सिखाता है, प्रेम पढ़ना सिखाता है। और उससे जो लोग, आपसे जो लोग मिलते हैं, जो भाव लेकर के, जो भाव भंगिमा लेकर के और उस तरीके से, तो सर इसका मुझे हमेशा आनंद रहा। बिल्कुल। और ये मेरा सौभाग्य रहा, मैं उन खुशनसीब लोगों में से हूँ कि जिसके प्रयास का ये प्रतिफल मिल गया, और इसकी वजह से आप जैसे बहुत सारे शानदार लोगों से मिलना होता है, बहुत आनंद आता है सर। ये बात तो मैं आपके बारे में कहना चाहूँगा कि मैं आपसे मिलने का मेरा सौभाग्य है। और जो आपने कहा कि हाँ मतलब कुछ साहित्य क्या है, कला है, और वो कोई भी कला फॉर्म हो ना, वो बाई नेचर, जैसा कि आप बाहर कह रहे थे, कोमल होती है जी जी, और उसको अप्रिशिएट करने वाले और उससे जुड़े हुए लोग बाई नेचर कोमल होते हैं। एक और कोमल इंसान जो है ना, उनसे आपको मिलके अच्छा लगेगा ही लगेगा, मतलब वो हो नहीं सकता कि उनसे मिलके आपको अच्छा ना लगे। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी आर्टिस्ट आदमी, कलाकार आदमी मुझे बुरा नहीं मिला आज तक, मतलब चाहे वो किसी भी कला से जुड़ा हुआ हो। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था, मुझे कहानी याद आई, आपने कोमल शब्द यूज किया तो उससे मुझे कहानी याद आई। कविता कोमल होती है जी। कहानी ऐसी है कि एक राजा, किसी सुनी थी कि एक राजा नरसंहार कर रहा था, पूरी क्रूरता बरस रही थी। उसमें से एक परिवार, जो कि एक परिवार में मम्मी पापा और एक बच्ची थी, उसमें से उसके पिता को, उस बच्ची के पिता को उठा के लेके चले गए। माँ और बेटे दुखी बैठे हुए थे, बच्ची की उम्र बहुत 10-12 साल रही होगी, बैठी थी, तो वो माँ के पास बैठी हुई थी, माँ उसको ऐसे गोद में ली हुई ऐसे कुछ तो भी कर रही थी। बेटी ने पूछा कि माँ ये लोग वो मेरे पिताजी को क्यों उठा के लेके गए? तो माँ ने कहा कि बेटा तुम्हारे पापा ने उनके लिए एक कविता लिख दी थी, उनके विरोध में, उनके अपोज में एक कविता लिख दी थी, इसलिए ले गए। बच्चे ने तुरंत जवाब दिया, तो वो भी कविता लिख देता, उसमें पिताजी को क्या ले जाने की क्या आवश्यकता थी? तो उसका जवाब सुनिएगा सर। उस माँ ने जवाब दिया कि अगर वो कविता लिख सकता तो नरसंहार नहीं करता। एग्जैक्टली। कोमल, वो एक अलग भाव है। जो कलाकार होता है वो कर नहीं सकता, वो उतना क्रूर, अगर वो कविता लिख ही सकता तो नरसंहार नहीं कर रहा होता। एग्जैक्टली। बहुत सही। जैसे आप लिखते हैं, मोटिवेशनल कविताएं लिखते हैं, आपने कभी करंट अफेयर्स पे या
प्रेम पे नहीं लिखा, मतलब आई एम श्योर भाभी जी से तो प्रेशर आया होगा थोड़ा बहुत कभी तो उन्होंने कहा कि सारी दुनिया के लिए इतना कुछ लिख रखा है, हमारे लिए कुछ नहीं लिखा। ना, आपने खोजा नहीं ठीक से। ओके, प्रेम पर है। तो मे बी फिर वो मेरे रिसर्च में कमी रह गई। जी। तो फिर वो सुनाइए, बस मोटिवेशन कविताएं तो आपकी सबने सुनी हुई हैं। एक मैं जो सबसे पहले लिखा था, पहला कह सकते हैं जी कि पल जब इंतजार का हो जी कुछ इस तरह इंतजार करना, पल जब इंतजार का हो कुछ इस तरह इंतजार करना, जैसे जहां मैं तेरे लिए बस मैं ही हूं, बस मैं ही हूं। अगर भीग न पाऊं तेरे संग हर बार सावन की बारिशों में, अगर भीग न पाऊं तेरे संग हर बार सावन की बारिशों में, तुम ऐसे मुझे एहसास, तो एक बार मैं फिर से कहूंगा कि अगर भीग न पाऊं तेरे संग हर बार सावन की बारिशों में, अगर भीग न पाऊं तेरे संग हर बार सावन की बारिशों में, ऐसे मेरा एहसास करना, ऐसे मेरा एहसास करना तुम पर फिसलती बूंद में, बस मैं ही हूं, बस मैं ही हूं। पल जब इंतजार का हो कुछ इस तरह इंतजार करना, जैसे जहां मैं तेरे लिए बस मैं ही हूं, बस मैं ही हूं। नाइस, बहुत बढ़िया। हालांकि इस साइड से आपके हम परिचित नहीं थे, पर बहुत अच्छा लिखा आपने। खैर अच्छा तो आप हमेशा लिखते हैं, वो तो आपका हुनर है, पर प्रेम पे मैंने आपकी कभी कोई कविता सुनी नहीं थी, तो जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस पे ऐसे ही एक छोटी सी तुकबंदी मैंने भी की थी अभी रिसेंटली, तो मैं सुनाऊंगा। और होता है ना कि वो कवि दिख जाए तो फिर लगता है आदमी को मैं भी सुना देता हूँ, ऊपर जाता है। हो जाता है। हालांकि मैं कविता नहीं लिख पाता, मैं जनरली 2-2 लाइनें ही लिखता हूँ। तो वो लिखा था कि ये जो मेरा दिल है कोई खैरात नहीं है, ये जो मेरा दिल है कोई खैरात नहीं है, मेरी मोहब्बत तुझको कमानी पड़ेगी। वाह वाह। ठीक है, ये मेरा दिल है कोई खैरात नहीं है, मेरी मोहब्बत तुझको कमानी पड़ेगी, कि चल घर के सारे काम मेरे, चाय तुझको बनानी पड़ेगी। ऐसे ही बहुत बढ़िया लिखा था। क्या बात, क्या बात। ठीक है, और ऐसे ही है हम। हाँ, और समसामयिक मुद्दों पर कैसे कई कवि हुए हैं जो लिखते हैं ना, विरोध लिखते हैं या पॉलिटिक्स पे लिखते हैं, कटाक्ष लिखते हैं, तीखा लिखते हैं। उस पर आपने कभी कुछ लिखा या अपने ज़रूरत नहीं? नहीं, मैं नहीं लिखा, मेरा थोड़ा सा रुझान भी नहीं रहा। मुझे ये रहा कि मुझे अपनी ओर से, देखिए सबका अपना अपना काम, बिल्कुल सबका काम बटा हुआ है, सब अपना अपना। जो मेरी रुचि रही वो एक ऐसा संदेश फैलाने में रही, विद्यार्थियों के पास तो ज़्यादा मैं करीब रहा हूँ, उसके अलावा मेरा ऐसा संदेश फैलाने के लिए कि जो उनके अंदर एक पॉजिटिवनेस लाए। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे मुझसे छूटे रहे, लेकिन समय के हिसाब से लिखता रहा। जैसे अगर कभी परीक्षा आई, कभी कोई अच्छी पहल हुई, कभी कुछ अच्छा हुआ, या किसी ऐसे पहलू का जिसमें लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं, तो उसमें से कहीं ना कहीं उभरने का उस परिस्थिति के हिसाब से, तो वो मैंने लिखने का प्रयास किया। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक लेखक की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो सब कुछ लिखे, नो डाउट, हर चीज लिखे, हर विषय पर लिखे और सच लिखे जी, लेकिन उसके साथ में उसका सोल्यूशन भी दे। हाँ, उसमें कोई ना कोई करना काफी नहीं है, कोई ना कोई उसमें पॉजिटिवनेस दे ही दे, नहीं तो पूरा नहीं होता जी। और ये हमेशा जो भी लेखक हैं, जो हमारे जो नई उभरते हुए लेखक जो उभरते हुए, मैं उनसे कह सकता हूँ और उनसे अधिकार के साथ कह सकता हूँ कि आप जब भी लिखें, कुछ भी लिखें, तो उसमें कितनी भी समस्या लिखें, झूठ नहीं लिखना है कुछ भी, लेकिन उसमें आप उम्मीद की किरण अपनी कल्पनाओं से, अपने अध्ययन से, अपने तरीकों से जरूर दिखाइए, और तभी मानिएगा कि कविता पूरी है। खाली उसकी वेदनाएं लिख करके और वहीं पर छोड़ देने से आप पीड़ा छोड़ देते हैं। और कविता का तो ये है कि जब अंत में आप छूटें, हजार मनोभावों से उतरते हुए, जब लास्ट में आखिर में जब आप कोई आपको पढ़ करके छूटे, तो उसके बाद जब आप जाएं तो ऐसा लगे कि हाँ, मैंने समझा भी और सीखा भी, और एक उम्मीद की किरण होनी चाहिए, उम्मीद की किरण होनी चाहिए। मुझे वो कविता याद नहीं, मैंने लिखा था कि सच लिखना लेखकों जी, हाँ ऐसे करके थी, मुझे बिल्कुल याद नहीं, इसलिए मैं सुना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल। एक कारण, आपकी कविताएं बहुत अच्छी हैं, पर एक कारण जो आप यूट्यूब पे पॉपुलर हुए, वो मुझे ऐसा लगता है, जिसको मैं आपको सुनता हूँ, आपका जो प्रेजेंटेशन का स्टाइल है, जो आवाज़ है, जो प्रेजेंटेशन है, वो बहुत बेहतरीन है। और तो कितना इम्पोर्टेंट है वो एक कवि के लिए प्रेजेंट कर पाना। मैं ऐसे भी दोस्तों को जानता हूँ जो बहुत अच्छा लिखते हैं, बेहतरीन लिखते हैं, पर वो कवियों के सर्कल में तो फेमस हैं, मतलब उनको उस लिखने की मेरिट दिखती है, पर एक जो मास लेवल पे जो ऑडियंस है ना, वो उतना अप्रिशिएट नहीं कर पाती, बिकॉज वो सिंपल आए, 2 लाइन बोल दी, चले गए, मतलब। तो वो जो प्रेजेंटेशन का स्टाइल है, और कहीं ना कहीं वही आपके काम को कमर्शियली वायबल बनाता है। भाई इवेंचुअली आपको अगर उससे रोजी की रोटी कमानी है, तो आपको उसको बेचना पड़ेगा ना, तो बेचना इन द सेंस, लिटरल सेंस में नहीं, पर आपको शोज करने पड़ेंगे या आपको पॉपुलैरिटी पानी पड़ेगी, तो उसके लिए वो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वो कितना इंपॉर्टेंट है, और वो आपने डेवलप कैसे किया उसके, और उसकी कोई टिप्स हैं अगर आप जो दे सकें लोगों को, बस वो जनरल ऑडियंस के भी काम आएंगी, एज ए
पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। जी जी। और आप तो कोर्स भी कराते हैं उसका, आप ट्रेनिंग देते हैं लोगों को उसकी, तो हम एसेंशियली वो कोर्स बिना फीस दिए चाहेंगे कि आप बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। एक जो आपने इसकी इंपॉर्टेंस की बात कही, जाहिर सी बात है जब आप सामने होते हैं, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं बस ये कि आप जब कहीं पर आपको किसी व्यक्ति में क्या अच्छा लगा था, तो आप कहीं ना कहीं शुरुआत में उसका व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगा जी, उसके हाव भाव, यदि वो आपका टीचर था, वो आपके शिक्षक थे, जिन्होंने पढ़ाया था, उसमें क्या आपको अच्छा लगा, वो बहुत अच्छे से समझाते थे जी, तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि इसका महत्व स्वतः ही बढ़ जाता है। और आप देखिए ना, आपने क्या कहा कि मुझे आपको शायद कुछ मेरा ऐसा रोक के रखता है कि जो मेरे लेखन से कहीं ना कहीं वो आपको लेखन की ओर ले जाता है। हाँ बिल्कुल जी। क्योंकि कोई भी बात अगर कहने का सलीका, एक बड़ी अच्छी लाइन है किसी की कि कौन सी बात कब कैसे और कहाँ कही जाती है, हो सलीका तो हर बात सुनी जाती है। एक शायद कुंवर बच्चन जी की है पंक्तियाँ, मैं थोड़ा सा संदेह में हूँ कि किसकी है, तो वो कहीं ना कहीं आपका इसका एक अलग ही महत्व है और इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है यदि आप समझ लें तो जी। जो आप बोल रहे हैं जी, उसको आप अनुभव करके बोलिए जी। शरीर के भाव भंगिमा ऑटोमेटिक। ये बात मुझे एक और मेरे पॉडकास्ट पे पहले एक गेस्ट आए थे काफी 3-4 साल पहले, जब मैंने पॉडकास्ट प्लान किया तो मैंने 2 एपिसोड शूट किए थे, उसके बाद फिर वो लाइव नहीं हुए और हमने 3 साल छोड़ दिया, फिर अब दोबारा से शुरू कर रहे हैं। सिमरजीत सिंह हैं, अरे बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छे से जानते भी हैं, तो वो मेरे पॉडकास्ट पे आ चुके हैं। वो एपिसोड हमने लाइव नहीं किया, वो अलग मैटर है, 4 साल पहले रिकॉर्ड हुआ था। वो भी कविताएं रिकॉर्ड करते हैं यूट्यूब पे, बड़ी आप देखते हैं, उनका स्टाइल भी बहुत प्यारा है। तो उन्होंने भी कहा था कि कविता को कभी भी पढ़ना हो ना, तो ऐसा नहीं कि आपने पढ़ दिया, आप उसको पहले आत्मसात कीजिए। मतलब आप प्रिंट आउट ले लीजिए, 5-7 दिन अपने पास रहनी चाहिए वो, सुबह शाम बिस्तर पे कभी भी आपने उसको इतना पढ़ा कि वो आपके अंदर वो समा गई है। फिर आप उसको पढ़ेंगे ना, तब वो भाव भंगिमाएं निकल के आएंगी। बिल्कुल। आप जस्ट रीडिंग करके आप पढ़ेंगे तो नहीं। प्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल बताता हूँ, एक लाइन है जो कि उल्टी सीधी एक जैसी है, लेकिन कहने का महत्व कितना अंतर पड़ता है मैं आपको समझाना चाहता हूँ कम शब्दों में, कि अगर वो पूछ ले हमसे तो कि मुझे किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे जी। अगर इसे इस तरीके से ना कहा जाए तो आप नहीं समझ ही नहीं पाएंगे एग्जैक्टली। अगर वो पूछ ले हमसे मुझे किस बात का गम है, किस बात का गम है, अगर वो पूछ ले हमसे, कुछ नहीं हो रहा, बात खत्म। पर अगर उसे ऐसा कहा जाए कि अगर वो पूछ ले हमसे कि मुझे किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे। ये होता प्रेजेंटेशन का कि उस कविता में जिस मर्म को जिस तरीके से, जिस गहराई से उकेरा गया है, वो किसी के पास तक पहुंचा देना जी, वो एक कला होती है जी। और वो तभी पहुंचता है, इसे कला तो बाद में कहें, ये तभी पहुंचता है जब आप उसको समझते हैं जी। जब तक वो आपके भीतर नहीं उतरेगी तो आप उसका चरम, उसका शीर्ष नहीं पा सकते, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह ही जाना है। तो मुझे ऐसा लगता है, सपोज अगर आपके सामने मैं कोई अच्छी खबर सुना दूं तो आपकी आंखें भाव भंगिमा खुद ब खुद ऐसे बन जाएगी जी। सही बात है, उसमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। कहीं कुछ सैडनेस आ जाए तो आपको खुद ही मन उदास हो जाता है, आपके भाव, बस वही आपने जो कविता ली और आपने समझा कि कविता इस भाव पर है, और बस आप उसको बिना लाग लपेट के वैसे ही बोल दीजिए, महसूस करते हुए सामने तक पहुंच जाएगी। भाव, वाइब्स, वो वाइब्रेशन पहुंच जाती हैं, वो तुरंत कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे बढ़ना है, अपने आप मेरे ख्याल से आ जाता है। फिर धीरे धीरे जब आप अभ्यस्त हो जाते हैं तो आप तुरंत सब चीज़ें तुरंत आप जाने लगते हैं, वही कलाकार हो जाते हैं आप जी। जी। और आपने जो टिप्स की बात कही, तो मुझे लगता है और सब जानते हैं कि 2-3 चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। पहला है आपका बॉडी लैंग्वेज जी। एक होता है जेस्चर, एक होता है पोस्चर। जेस्चर यानी आपके हाथ का मूवमेंट कैसा हो। सपोज अगर मैं आपको ऐसा कहूँ आ जाओ, तो मैं आपको उधर जाने के लिए बोलूं और आपको बुला रहा हूं, आप समझेंगे क्या? आप तो जाने के लिए बोल रहा हूं, समझ रहे हैं आप जी? हाँ, तो हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है वो इस तरीके से हो कि जो मैं बोल रहा हूं ना उसको सपोर्ट करे। अगर हमें कुछ दिखाना है कि बहुत बड़ा और बहुत लंबा, तो हम बहुत लंबे को ऐसा कहें तो कैसा लगेगा? इसको हम कहते हैं बहुत बड़ा पर्वत है, बहुत विशाल का पर्वत है। लेकिन वहां पर अगर हम कहें बहुत ऊंचा, तो हम ऊंचे के लिए ऐसा कहेंगे। तो जो हमारे अंदर, हम सबसे पहले ये बना लें कि किसी चीज के लिए हमें किस तरीके से बॉडी लैंग्वेज हो, और वो कुछ होता नहीं है। बस आपको ये समझिए कि आप इसके लिए प्रैक्टिस ये है कि आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, ओके, और फिर उनका देखें आप जी कितने तरीके से, और आप आधी चीजें समझ जाएंगे कि यहाँ पे ये कुछ गुस्से में बोल रहा है, यहाँ पे कुछ ये हंसी का बोल रहा है, ये कोई जानकारी दे रहा है, कैसे समझ जाते हैं उसकी बॉडी लैंग्वेज से। अगर कोई न्यूज समझा रहा होता है कि अच्छा कुछ बता रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, पूरा भाव बन रही, तो समझ में आता है, वो समझ में आता है। तो कहीं ना कहीं इसका महत्व होता है। और जब आप कहीं सामने पर बोलने जाते हैं तो ये तो आपका लगभग 60-70% कवर करता है जी। इसके बाद आपकी वॉइस टोन,
अगर बगल में झगड़ा होता है, बगल में जो वॉइस चल रही होती है, हम उससे अंदाजा लगा लेते हैं कि वहां पे हंसी खुशी की बात हो रही है कि झगड़े हो रहे हैं। सही बात है जी। वो वॉइस टोन है। कहते हैं कि हम बिना देखे सुन के अंदाजा लगा सकते हैं, हाँ। बिना सुने देख के अंदाजा लगा सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। दोनों तरह से पॉसिबल है। दोनों तरह से। तो ये जो सारी चीजें हैं ये अपने अंदर होनी चाहिए और इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। बस ये समझिए कि आप कह क्या रहे हैं और कहने के हिसाब से अपने अपने हाथ के मूवमेंट को, अपना जो जेस्चर पोस्चर है उसको हम उस तरीके से मैनेज करें, अपने आप हो जाता है। ये कुछ चीजें ऐसी हैं शमशेर सर, मैं आपसे कहूंगा और यहाँ पे जो लोग हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको अभ्यास के साथ ही आती हैं जी। आपके अंदर उतरने का एक ही तरीका है अभ्यास। आप नहीं सोच सकते कि अभ्यास, जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे ना तब तक वहां नहीं पहुंच पाएंगे। स्टेज पे जाके कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पांव कांपते हैं, शुरू में कांपेंगे जी। आपको मैं लाख बता के जाऊंगा, लाख कोई मुझे समझा देगा, शुरू में कांपेंगे। और अगर आप सोचे कि शुरू में कांपे हैं, जिस दिन नहीं कांपेंगे उस दिन जाऊंगा मंच पे, तो आप कभी जाएंगे नहीं, कभी भी नहीं जाएंगे। सच है। क्यों? क्योंकि वो अभ्यास वाला पोर्शन रह गया ना जी। और वो अभ्यास एक ऐसी जगह है जहां पे आप ही होते हैं, कोई और नहीं हो सकता। अभ्यास दुनिया में सब कुछ विकल्प है, आपको सीखने का नहीं कर सकते उसको आप। हाँ, अध्ययन का विकल्प है, सब कुछ आपको मिल जाएंगी, सुविधाएं मिल जाएंगी, किट मिल जाएंगी, टिप्स मिल जाएंगी, बड़े बड़े वक्ता आपके सामने खड़े होकर बोलेंगे। एक स्टेप कोई नहीं आएगा, वहां से गेट बंद होता है और वहां पे आप जाते हैं, वो है अभ्यास। तो आप सोचिए नहीं कि हम जब परफेक्ट हो जाएंगे, जिस दिन पांव कांपना बंद हो जाएंगे उस दिन, भाई पांव आपके पहली बार कांपेंगे। तैयार हो आप, तैयार हो तो जाओ। और पक्का पता है कि अगर आपने किसी ने कुछ भी नहीं बताया होता, पर अगर आप 10 बार जाते मंच पे तो अपने आप सही हो जाते। सच है जी। तो ये बात होती है अभ्यास करने की और चीजों को समझने की। जब हम चीजों को समझते हैं, उतार लेते हैं, तो स्वतः ही वो हमारे भीतर एक ऐसे एक भाव भंगिमा आ जाती है, बन जाती है। तो सर वैसे तो आपकी हर कविता ही एक संदेश है, बाकी ऑडियंस के लिए एक संदेश मैं चाहूँगा अपनी कविता के रूप में, मतलब किसी भी अपनी चुनिंदा कविता को आप पढ़ सकते हैं और जो आप संदेश भी देना चाहें वो भी कन्वे हो जाए उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे एक कविता याद आ रही है, बस तू ही है इस दुनिया में जी, बस तू ही है इस दुनिया में, तुझसा है कोई और कहाँ। बस तू ही है इस दुनिया में, तुझसा है कोई और कहाँ। अगर हो ना भरोसा बात में तो तू भी यहां और मैं भी यहां। तेरे हुंकार में वो दम है, तेरे हुंकार में वो दम है, सारी दुनिया भी थम जाए। खुद पर हो विश्वास अगर, खुद पर हो विश्वास अगर, एक पल क्या वक्त बदल जाए, एक पल क्या वक्त बदल जाए। जीवन में सजे हैं कुछ सपने, जीवन में सजे हैं कुछ सपने, हर हाल में पूरे करने हैं। सागर के नीचे है मोती, वो रखने हैं तो रखने हैं। घेरा हो हजारों मुश्किल का, घेरा हो हजारों मुश्किल का, मेहनत के आगे झुकने हैं। सूरज पर छाए बादल भी एक ना एक दिन तो छटने हैं। क्या हुआ नहीं या हो न सका, क्या हुआ नहीं या हो न सका, ऐसा कुछ ढूंढ के तो लाए। खुद पर हो विश्वास अगर, एक पल क्या वक्त बदल जाए, एक पल क्या वक्त बदल जाए। यही मेरा संदेश है। मुझे लगता है कि कविता से आप सबको समझ में आ गया होगा कि अपने आप पर विश्वास करिए। भाग्य का पेपर ऑफिशियल यूज ओनली होता है और कर्म का पेपर अपने पास होता है। उसे हम, कर्म के पेपर को हम फिल करने की कोशिश करें, अच्छा उद्देश्य बना करके, एक कारण से करें और विश्वास करें कि सब बेहतर होगा। अगर मंजिल ना भी मिल पाई, यात्रा का आनंद होगा और वो सबसे बड़ी सफलता होगी। बेहतरीन बात कही आपने, मंजिल मिले ना मिले, यात्रा का अपना आनंद है। और इसी बात पे खत्म करते हैं इसको। आज आपने वक्त दिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। समय की अपनी सीमाएं हैं, आप आए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं, मतलब जो पॉजिटिविटी जो कविताओं में दिखती है वो आपके चरित्र में, आपकी पर्सनैलिटी में भी दिखती है। और थैंक यू वेरी मच, आपने अपना वक्त निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको पसंद आया। अगर हाँ तो प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और अगर ना तो प्लीज़ अपना फीडबैक हमें कमेंट्स में दीजिए, हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। एक रिक्वेस्ट और है कि आप प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए कि आप किन गेस्ट को हमारे पॉडकास्ट पे देखना चाहेंगे, एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गेट देम ऑन द पॉडकास्ट। थैंक यू।